हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट में आपका ये यूनिट 2 जो प्लानिंग का है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, फिर उसके टूल्स देखे थे हमने, गैप एनालिसिस, स्ट्रेटेजी वैल्यूएशन, स्वॉट एनालिसिस, देन फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, प्लानिंग प्रीमाइसेस, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे आप अपना अल्टरनेटिव गोल सिलेक्ट कर सकते हो एक, फिर उसके बाद में प्लान को कैसे फाइनलाइज करते हैं, और फिर कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या होता है, उसे कैसे प्लान करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। और इसके पहले ये यूनिट 2 जो आपका प्लानिंग का है उसके हमने 3 वीडियोस रिलीज़ किए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले जो मॉड्यूल यूनिट 1 जो है उसके भी वीडियोस है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके बुक में ऑर्डर से दिया है उसी ऑर्डर से आप वीडियोज़ फॉलो कीजिएगा, और जैसे ही वीडियो देखते हो तो बाद में आप बुक से रिविज़न कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फोरकास्टिंग डिसीजन मेकिंग क्या होता है। देखिए, प्लानिंग करने के लिए ना सिर्फ कोई भी बिजनेस का गोल समझ लिया, गोल सेट किया और अकॉर्डिंगली प्लानिंग किया, ऐसे नहीं होता है। प्लानिंग करते वक्त भी कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिज़नेस में हम कई तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी चालू कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें अगर हम अच्छे से प्लान कर, ये सभी चीज़ें हम नज़र में रख के प्लान करेंगे तो बिज़नेस सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है और फेलियर के कम है। तो प्लान मस्ट बी सक्सेसफुल, अपनी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होनी चाहिए। ठीक है, वो वर्क होना चाहिए। सो इसीलिए फोरकास्टिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है यहाँ पे। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग देखते हैं। फोरकास्टिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट इज रिफर्ड एज फोरकास्टिंग। मतलब जो पास्ट के जो एविडेंस हुए हैं, पास्ट और प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हुई है उनके बेसिस पे फ्यूचर में क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करना, उसका एस्टिमेशन लगाना, इसी को कहते हैं फोरकास्टिंग। ओके, ये है फोरकास्टिंग की डेफिनेशन कि पास्ट और प्रेजेंट के इवेंट्स को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। द स्कोप ऑफ फोरकास्ट मे बी कॉम्प्रिहेंसिव और लिमिटेड। The process of forecasting gives knowledge about the possible occurrences of future as well as implications of those events will have for the business। तो जब हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉसिबल अकरेंसेस होंगे, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना होता है। और उसका वो इवेंट्स का अपने बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर forecasting to lessen the complexities and unpredictable for the future. Having said so, it boosts the management confidence in their ability to make decisive essential decision। मतलब हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप आगे क्या होने वाला है ये एक्यूरेटली फोरकास्ट करो, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ आते हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं बिजनेस में, उसके इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं आपका फोरकास्ट एकदम करेक्ट हो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करोगे, फोरकास्टिंग करोगे, तो आपका डिसीजन बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए भी और आपके लिए भी। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स में बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फोरकास्ट, और एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस में बी एम्प्लॉयड फॉर द टास्क। तो ये काम किसे दिया जाता है, अलग अलग लेवल्स के मैनेजर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पे हो या इंटरनल लेवल पे हो, वो फोरकास्ट कर सकते हैं, या इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियंस को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है फोरकास्टिंग करने के लिए कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। प्रेडिक्शन सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स है उसके लिए ये एज अ फाउंडेशन बेस वर्क करेगा। क्या प्रेडिक्शन कि अगर क्या होने वाला है वो चीज़ें हम पहले से ही प्रेडिक्ट करें तो वो फाउंडेशन पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। सिंस फोरकास्टिंग मेक्स यूज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स, अनदर नेम फॉर डिसिप्लिन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोरकास्ट अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके करने वाले हैं, इसीलिए फोरकास्टिंग का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, आप फोरकास्टिंग को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द, अभी आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ही मतलब है फोरकास्टिंग। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो, फोरकास्टिंग / स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड भी दे सकते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोरकास्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कौन से तरीकों से हम फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, फोरकास्ट फॉर लॉन्ग टर्म रैपिड टिपिकली कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 years। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कौन से पीरियड को कवर करता है, 3 से लेके 5 साल तक। It gives an overarching perspective of the company's monetary requirements as well as availability of the investable surplus in foreseeable future। तो ये क्या करता है कि फ्यूचर में कंपनी के लिए कंपनी को क्या क्या मॉनेटरी रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना फाइनेंस लगेगा और कितनी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत लगेगी, कितना सरप्लस मतलब कितना सरप्लस मनी लगेगा, ठीक है, कितना इन्वेस्टिंग अमाउंट लगेगा, ओके, क्या क्या मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में आती है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप ये लिख सकते हो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टेबल सरप्लस, ये सब चीज़ें आती है। और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट हमेशा 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के। Following are the some advantages: improved asset management, systematic leveraging and deleveraging, multiplication of earnings through maintenance of cash reserves, evaluation of variance in order to monitor performance। देखिए, इम्प्रूव्ड असेट मैनेजमेंट मतलब क्या कि अभी अगर आप लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी के क्या क्या असेट बनाने चाहिए, अपने बिजनेस में क्या क्या असेट्स क्रिएट करने चाहिए। ऑब्वियसली 3 to 5 ईयर्स का प्लानिंग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म असेट्स तो ध्यान में रखोगे ही, तो लॉन्ग टर्म असेट्स इंप्रूव होंगे क्योंकि उसके हिसाब से ही हम लोग प्लान करेंगे ना। फिर सिस्टमेटिक लेवरेजिंग एंड डीलेवरेजिंग मतलब क्या, लेवरेजिंग मतलब किसी चीज़ का एडवांटेज लेना, मतलब किसी चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज करना। अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अगर आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसको सिस्टमेटिकली उसका अपने बिजनेस में कैसा एडवांटेज ले सके और ग्रोथ कर सके, उसका प्लानिंग करना, ठीक है, ये भी हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में कवर कर सकते हैं। डीलेवरेजिंग मतलब अगर कुछ थ्रेट भी आने वाला है तो उससे कैसे बचाया जा सके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्निंग्स थ्रू मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक है, कैश रिजर्व्स को मेंटेन करते हुए हम अर्निंग्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसका एडवांटेज है। इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएंस इन ऑर्डर टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, अभी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है तो 3 to 5 ईयर्स तक तो सिर्फ प्लानिंग नहीं करते रहेंगे, तब तक तो प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन चालू भी होगा ना, तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन भी होगा कि काम कैसे चल रहा है, वर्क कर रहे हैं या नहीं अपने टेक्निक्स, उसका मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस, ये आता है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के, हर एक चीज़ के जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी का नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी इकोनॉमी फ्लरिश कर सकती है, कभी बहुत प्रॉब्लम से जा सकती है। सो उसके बेसिस पे भी बिजनेस हमारा फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, तो उसका नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में उसका नेचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर एब्सेंस ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, ठीक है, हिस्टोरिकल नॉलेज का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम नहीं अभी से बता सकते। डेफिशिएंसी ऑफ अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है तो वो अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो अपने पास रहेगी नहीं रहेगी उसका भी हम लोग पता नहीं कर सकते। फिर लिमिट्स इम्पोज्ड बाय साइलेंट डेटा ऑन एक्सेल, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट्स इम्पोज्ड बाय साइलेंट डेटा ऑन एक्सेल मीन्स कुछ जो अभी हमने प्लानिंग करते वक्त कुछ डेटा लिखा एक्सेल पे, ठीक है, तो अभी तो अपने को वो फिगर्स अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए 3 साल के 5 साल के प्लानिंग में क्या वही फिगर्स एग्जैक्टली जैसे अभी वर्क कर रहे हैं वैसे सेम वर्क करेंगे? नहीं। क्यों नहीं वर्क करेंगे? क्योंकि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि जो फिगर्स मैंने आज यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो फ्यूचर में भी मुझे इफेक्टिव रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो रही है। आपने देखा था, हमने जेआईबी में पढ़ा था, राइट, आई थिंक अकाउंट्स में हमने पढ़ा था। तो जब आप कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल चीज़ है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन शॉर्ट नहीं कर सकते। सो फ्यूचर में क्या लिमिट्स हो सकते हैं जो कि अभी डेटा है, तो इसी को कहते हैं लिमिट्स इम्पोज बाय साइलेंट डेटा ऑन एक्सेल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, मीडियम टर्म फोरकास्ट। पहला कौन सा टाइप था फोरकास्ट का? लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। नेक्स्ट है मीडियम टर्म फोरकास्ट फॉर मेकिंग रिलेटिवली माइनर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर्टेनिंग टू फंक्शनिंग ऑफ फर्म, प्रोजेक्शंस ओवर मीडियम टर्म आर जनरेटेड, ठीक है। तो जो माइनर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है जो कि फर्म के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो आते हैं मीडियम टर्म फोरकास्ट में। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑपरेशनल बजटिंग एज वेल एज बिजनेस बजटिंग एंड द बजट ऑफ द फर्म इज फॉर्म बेस्ड ऑन दीज प्रोजेक्शंस। तो जो मीडियम टर्म फोरकास्ट है ना वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है जब आप बजट आपके बिजनेस का डिसाइड कर रहे हो, चाहे वो ऑपरेशनल बजट हो, मतलब ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए क्या बजट होना चाहिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या बजट होना चाहिए, फर्म का क्या बजट होना चाहिए, बिजनेस का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का,
इसके लिए ये मीडियम टर्म फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियम टर्म फोरकास्ट कौन से केस में यूज़फुल होता है। तो जो ऑपरेशनल बजटिंग है, बिजनेस बजटिंग है, उसमें वो हेल्पफुल होता है। फिर तीसरा टाइप है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। पहला था लॉन्ग टर्म, दूसरा था मीडियम टर्म फोरकास्टिंग और तीसरा है शॉर्ट टर्म। Short term refers to a planning that is done for a period that is relatively brief with a planning period of less than 1 year and duration ranging from 1 to 6 months. Short term forecast जो लेस देन 1 ईयर का पीरियड है उसके लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट क्या ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब क्या ड्यूरेशन है, कौन से पीरियड के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट किसके लिए होता है, 3 to 5 ईयर्स के लिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करने का जो ड्यूरेशन है प्लानिंग का, वो क्या है, जो फोरकास्टिंग का ड्यूरेशन है वो क्या है, 1 to 6 मंथ्स। तो ड्यूरेशन पूछा गया तो आप क्या टिक करोगे, 1 to 6 मंथ्स। लेकिन कौन से पीरियड, कितने पीरियड के लिए किया जाता है, तो 1 to 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के लिए रहता है और ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 to 6 मंथ्स। ठीक है, अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के। रिड्यूस नीड फॉर बोथ टाइम एंड मनी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली हम कम टाइम के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो टाइम और मनी का तो कंसिडरेशन होगा नहीं कि तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम और मनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है ना, वो विद इन 1 ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा। असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, कंपनी के जो करंटली फाइनेंशियल पोजीशन है उसी को सिर्फ असेस करना रहता है। कंडक्टिंग अ परफॉर्मेंस सिनेरियो एनालिसिस इन ऑर्डर टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन। तो अभी हम यहाँ पे तो लेस देन 1 ईयर का प्लानिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो करंटली कंपनी का परफॉर्मेंस सिनेरियो कैसा है उसका एनालिसिस करके अगर हमारा प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए, ताकि लॉस अगर कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नेगेटिव्स हो रहे हैं, तो उसे प्रिवेंट किया जा सके। तो ये भी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का एडवांटेज है। ठीक है, जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो देखते हैं क्या है। द टेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी हाई स्टार्टिंग प्राइस ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी प्राइस हाई है, क्यों क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना रहता है। तो हमें करंटली जो भी वर्किंग कल्चर हो रहा है, कैसे कैसे वर्किंग चल रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें करंटली जो चल रही है उस पर करना रहता है फोरकास्टिंग। और वो जो फोरकास्टिंग होता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि उसमें हमें चेंज करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी हाई रहती है। पेएबल अकाउंट एंड द रिसीवर अकाउंट बोथ आर क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने बोला शॉर्ट टर्म के लिए है तो कौन सा अकाउंट पेएबल है, रिसीवर है। देखिए बिजनेस होता है तो पैसे का लेन देन तो होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट कब पेएबल रहेगा, कब रिसीवर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। प्रिसीजन डाउन टू ग्रैन्युलर लेवल इज रिक्वायर्ड। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ का एनालिसिस करना एकदम ग्रैन्युलर लेवल पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट डिसीजन ओइंग टू लिमिटेड कोलैबोरेशन। और यहाँ पे लेट डिसीजन लेना अलाउड नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना, और वो विद इन 1 ईयर तक ही है फोरकास्टिंग। तो इसीलिए वहाँ पे एकदम लिमिटेड आपके पास लिमिट्स हो जाते हैं कि आपको कम से कम टाइम में लेना है और वो भी एक्यूरेट डिसीजन लेना है, एक्यूरेट फोरकास्ट देना है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। ठीक है, पहला है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, दूसरा है मीडियम टर्म फोरकास्ट और तीसरा है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। ओके, ये तीनों है पॉइंट्स फोरकास्ट के। और आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कितने टाइम के लिए रहता है, 3 से लेके 5 साल तक। फिर मीडियम टर्म फोरकास्ट का कुछ टाइम नहीं दिया, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑपरेशनल बजटिंग या बिजनेस बजटिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है और उसका ड्यूरेशन रहता है 1 to 6 मंथ्स। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़े मतलब आइस के नीचे से डाल दो, ताकि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्लिक कर सको। अभी नेक्स्ट देखते हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए ये तो हमने देखा कि फोरकास्टिंग का डेफिनेशन हमने देखा, उसके टाइप्स देखे। अभी ये प्रोसेस कैसे चलता है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना समझना। ओके, forecasting process and its elements. Different situations will have different steps and elements of forecasting process. However, some of the common steps in most of the situations may be mentioned as under. Okay, देखिए पहली स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द स्ट्रक्चर. Factors affecting future events are so complex and innumerable that it is neither feasible nor desirable to study or discover them. The manager or the forecaster should therefore identify strategic factors that materially bear upon forecast in hand. It calls for analyzing internal and external factors and discovering relations between them. Knowing the trend of each of them इज ऑफ ग्रेट हेल्प एंड फोरकास्टिंग. ठीक है, तो बेसिकली जब आप फोरकास्ट कर रहे हो तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, क्या क्या फैक्टर्स है वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है,
तो ये किसको समझना रहता है, जो मैनेजर्स रहते हैं, जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं या फोरकास्टर्स रहते हैं, उनको ये फैक्टर समझना ज़रूरी है। कौन से फैक्टर्स, वो इंटरनल फैक्टर्स हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, और वो फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ क्या क्या रिलेशन बनता है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिलेशन कैसे वो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, ठीक है। भले वो बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से स्टेप में आता है, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप क्या है फोरकास्टिंग में, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। Having prepared the ground and structure on which to base different estimates, the next step is to make rationally forecast. Those responsible for forecasting make use of statistical and other techniques while projecting future business. The experience, clairvoyance and the participation of management are important determinants of the quality of forecast. मतलब फ्यूचर में आप क्या कोर्स ऑफ बिजनेस रखेंगे, मतलब क्या क्या एस्टिमेट्स हो सकते हैं, क्या ग्राउंड्स पे अपना बिजनेस वर्क करेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। इन सब का अभी से एक एस्टिमेशन लगाना, ये आता है अपने फोरकास्टिंग के स्टेप नंबर 2 में। इसमें बेसिकली कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं कि फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा बिजनेस का, अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स यूज होते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर प्रोजेक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ आवर बिजनेस डिसाइड होता है स्टूडेंट्स। पहले तो है एक्सपीरियंस, कि जो मैनेजर्स है, जो फोरकास्टर्स है, वो उनको पास्ट एक्सपीरियंस से समझना है कि क्या बिजनेस का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। दूसरा है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा नया टर्म है, इसको समझिए। ऐसी चीज़ें जो कि आपको डायरेक्टली आइज़ के सामने विजिबल नहीं है, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें रहती है ना, कुछ फैक्टर्स जो हिडन रहते हैं, जो तुरंत अगर आप फैक्टर्स देख रहे हो तो आपके नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन वो हिडन तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को जो देखने की एक जो क्षमता रहती है, एक जो दृष्टि रहती है ना, और वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इसको कहते हैं क्लियरवॉयंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिखा है थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली विजिबल बट कैन बी सेंस्ड, ओके। तो ये है दूसरा डिटर्मिनेंट, पहला था एक्सपीरियंस और तीसरा क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट। सो पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, कि सभी मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन्होंने मिलके क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा फ्यूचर में अपने बिजनेस का, उसका एस्टिमेट करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है फॉर क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको ध्यान रखना है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, क्लेयरवॉयंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है, तीसरा स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेविएशंस इन द प्रीवियस फोरकास्ट। वी शुड थॉरोली एनालाइज द मेजर डेविएशंस फ्रॉम पास्ट प्रेडिक्शंस एंड फाइंड रीजंस फॉर द सेम। इट शुड बी यूज्ड टू रिफाइन द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ फोरकास्टिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट फोरकास्ट। मतलब जो हमने पास्ट प्रेडिक्शंस किए थे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में, प्रीवियस काम में, और फिर क्या क्या उसका आउटकम हुआ था, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, क्या उसका रिजल्ट निगेटिव था, तो ये सभी चीज़ों का एनालिसिस करके फ्यूचर में अकॉर्डिंगली हमें फोरकास्टिंग करना है, ठीक है। उसे को कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशंस, मतलब क्या क्या डेविएशंस थे प्रीवियस फोरकास्ट में, ठीक है। तो ये थे 3 स्टेप और फोरकास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड तीसरा एनालिसिस ऑफ डेविएशन इन प्रीवियस फोरकास्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। Actual selection of one of the course of action from several alternatives is called as decision making, okay। तो अलग अलग alternatives से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन का सिलेक्शन करना, उसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग की, ओके। यहाँ पे आपको वही सब दिया है कि क्या क्या रहता है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क करिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको जब आप जब बुक से रिविजन करोगे ना, तो ये चीज़ें पहले देखोगे, क्योंकि जब देखिए अभी फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे हैं तो हम पूरा एक एक सब चीज़ रीड करेंगे, लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे हैं ना एग्जाम को जाने से पहले, तो हम वही चीज़ें देखेंगे जो अंडरलाइंड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो थियरी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना टाइम ही आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क करूँ, आप भी मार्क कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग इज नॉट कन्फाइंड टू प्लानिंग अलोन बट कैन ऑल्सो एम्ब्रेस द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो ना सिर्फ प्लानिंग में हेल्प करता है, सिर्फ जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से प्लानिंग को ही ना वो करता है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजिंग को भी हेल्प करता है, उसमें स्टाफिंग को भी और कंट्रोलिंग में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
Because of several constraints faced by organization, the management must consider several alternatives and choose one which is expected to be the most appropriate for achieving the goals. Decision making is regarded as a part of planning process and it involves selection from among the various alternatives. Decision making is rational process and have to high degree of effectiveness. डिसीजन मेकिंग एक रैशनल प्रोसेस है, उसमें हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस चाहिए. डिसीजन हैज़ टू बी इफेक्टिव. कैसे भी कुछ भी डिसीजन लिए ऐसे नहीं चलेगा. शुड बी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन जस्ट इंट्यूशन. सिर्फ इंट्यूशन पर बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, सिस्टमैटिक एनालिसिस करके फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही इफेक्टिव डिसीजन लेना है. डिसीजन मेकिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज डिसीजन रिलेटिंग टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आर टेकन इन एडवांस. डिसीजन लेना क्या होता है, जो आगे होने वाली चीज़ें हैं ना उसको हम एडवांस में ही करने डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें हम ऐसे ऐसे तरीके से करेंगे. तो ऑब्वियसली उसमें इफेक्टिवनेस होना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम अभी से डिसाइड करते हैं तो इसीलिए वो बेस्ट होना चाहिए. ये था डिसीजन मेकिंग. अभी इसका भी हायरार्की है, वो देखते हैं कि कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं. ठीक है, हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस डिसीजंस रिक्वायर्स टू बी टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इक्वल. ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिसीजंस ले लिए जाते हैं वो सभी को सेम इंपॉर्टेंट नहीं होता. कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं. जनरली द टॉप मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन क्रूशियल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड फॉर्मुलेटिंग द ब्रॉड पॉलिसीज. जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रहते हैं या ब्रॉड पॉलिसीज बनानी रहती है वो कौन काम करता है, टॉप मैनेजमेंट. और जो डिसीजन रूटीन मैटर्स के रहते हैं, डिसीजंस रिलेटिंग टू रूटीन मैटर्स आर नॉर्मली डिलीगेटेड टू मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो बेसिकली जो रूटीन लेवल के जो डिसीजंस रहते हैं वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट लेते हैं. दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ एनालिसिस एंड रिसर्च रिक्वायर्ड टू अराइव एट द कंक्लूजन डिपेंडिंग ऑन इट्स इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो ये था हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स कि कौन पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन लेता है. तो क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन और ब्रॉड पॉलिसीज फॉर्मेशन डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट. और रूटीन मैटर्स के डिसीजन कौन लेता है, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. देन है डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप्स. अभी ये तो हुआ कि मैनेजमेंट वाइज डिसीजन कैसे लिया जाता है, लेकिन अगर डिसीजन ग्रुप्स में लिया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी देखना ज़रूरी है. व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स डिसीजन the process becomes more comprehensive compared to the way decisions are made by individual. जब इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं उसके कंपैरिजन में जब ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन लेते हैं ना वो अलग इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो कॉम्प्रहेंसिव होता है ना. वहाँ पे अगर कोई एक बंदा कुछ सोच के कुछ प्लानिंग करके एनालिसिस करके डिसीजन ले रहा है और वहीं पे 100 जन कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के या मैनेजर लेवल के या सभी जन मिलकर अगर डिसीजन ले रहे हैं तो 100 लोगों के दिमाग लगने से एक जन का दिमाग लगना ऑब्वियसली ये बेटर है ना. ग्रुप डिसीजन ज़्यादा ही है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस होगा, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखते हैं आगे क्या है. व्हेनेवर अ पर्टिकुलर डिसीजन इज टू बी मेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, तब जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल ग्रुप्स या पूरा ग्रुप, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी और जैसे कि टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसके बेसिस पे जब ये डिसीजन होता है ना ग्रुप से, तो उसके कहते हैं डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप्स. बिफोर द टास्क इज असाइन टू द ग्रुप टू डिसाइड ऑन द पर्टिकुलर मैटर, द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ द ग्रुप्स अथॉरिटी टू मेक दैट डिसीजन शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट. ठीक है, तो जब कभी भी ग्रुप में डिसीजन मेकिंग होता है तो डिसीजन लेने से पहले ही सभी को ये बताना ज़रूरी है कि क्या क्या टास्क ग्रुप को दिया है, क्या गोल पे उनको ये डिसीजन लेना है. ओके, नहीं तो सब अपने अपने ही डिसीजन लेंगे. अभी जैसे कि हर एक चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते ही है, वो देखते हैं क्या है. एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन. पहला है थॉरो इवैल्यूएशन. व्हेन अ ग्रुप इज इन्वॉल्व, अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड मोर थॉरोली कंपेयर्ड to that when individual take decisions. This increases the probability of decision being better and practical. Implement of decision is easier. ठीक है, पहला देखते हैं. तो जब ग्रुप में कोई चीज़ों का डिसीजन होता है तो सभी का मिलकर थोरो एनालिसिस होता है. मैंने अब आपको वही बोला, अगर 100 जन का दिमाग एक डिसीजन लेने के लिए लगा तो 100 जन मिलकर जो चीज़ों का एनालिसिस करके सोचेंगे और फाइनल कंक्लूजन पाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है ना एज़ कम्पेयर टू सिंगल. ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन बीइंग एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल, जो बेटर और प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा ये हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा जन ने उसमें दिमाग यूज़ करके डिसीजन लिया है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन इज ईजियर एज द फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज मोर वाइडस्प्रेड. इट इज नॉट टेकन एज एन इम्पोज डिसीजन एंड सो इम्प्लीमेंटेशन इज ईजियर. अभी सब जन ने मिलकर अगर डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली बाद में आपको वो डिसीजन के लिए डिसीजन सबको बताने के लिए या कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. सबने मिलकर डिसीजन लिया तो ऑल विल बी एग्रीड ऑन दैट. ठीक है, फिर थोड़े एनहांस टीम स्पिरिट. द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व ग्रुप इन डिसीजन मेकिंग आर बेटर इन मोटिवेटेड एंड हैव अ बेटर सेंस ऑफ यूनिटी पर्पस अमंग्स देम एंड एज दे मेक डिसीजंस कलेक्टिवली. अभी
जैसे कि वो मिल के डिसीजन ले रहे हैं तो वो मोटिवेटेड है, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या गोल है, तो उनका टीम स्पिरिट भी बढ़ेगा, ठीक है, और कलेक्टिव डिसीजन लेने का पावर भी बढ़ेगा। ये थे एडवांटेजेस, क्या थे? थॉरली इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन इजियर एंड इनहांस टीम स्पिरिट। जैसे कि एडवांटेजेस रहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। एज मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व, दे हैव टू बी कंसल्टेड, द प्रोसेस बिकम टाइम कंज्यूमिंग, प्रॉम्प्ट डिसीजन इज डिफिकल्ट टू कम बाय. Also, the cost involved in the process may be more as the number of meetings are to be held more and more data from different sources to be collected. देखिए, ज़्यादा जन इन्वॉल्व है तो सबको डिस्कस करके फाइनल कंक्लूजन में आने के लिए टाइम लगेगा, डिसीजन लेने के लिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और कॉस्टली भी होगा, क्योंकि सब जन को मिलके कहीं एक जगह पे मीटिंग करना। और क्या इज़ इट पॉसिबल? हमेशा ऐसा नेसेसरी नहीं ना कि एक ही मीटिंग में डिसीजन हो, कभी कभी ज़्यादा मीटिंग्स भी लग सकते हैं, तो वो मीटिंग कंडक्ट करो, वो जगह की मतलब वो कोई जगह बुक करना, उसका रेंट या उनका मतलब कुछ स्नैक्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें भी कॉस्टली है। फिर उतने रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कुछ अगर आईटी रिसोर्स यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें कॉस्टली है। फिर अगर कोई आप एक्सटर्नल फैक्टर्स ये बुला रहे हो ये ग्रुप डिसीजन लेने के लिए, तो उनका फिर जो चार्जेस है वो देना, तो ये सभी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। देन है डिसएग्रीमेंट्स एंड इनडिसीजंस। देखिए, डिफरेंट पर्सन इन द ग्रुप में हैव देयर ओन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, रिजल्टिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्लेम गेम्स. यूनानिमस डिसीजंस आर डिफिकल्ट एंड समटाइम्स ग्रुप इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन. तो ज़रूरी नहीं कि सभी का एक मत हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिन 100 लोगों को अपने ग्रुप डिसीजन के लिए बुलाया, जिन 500 लोगों को बुलाया, वो सबके अलग अलग डिसीजंस आए, ठीक है, अलग अलग कंक्लूजन पे आए कि उनका सेम पॉइंट पे एग्री नहीं हो, फिर वो भी प्रॉब्लमिंग होगा कि वो कैसे कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। तो ये है सेकंड डिसएडवांटेजेस. थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? नो पार्टिसिपेशन और डोमिनेशन. समटाइम्स वन और मोर मेंबर्स इन अ ग्रुप में शर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय देम. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ग्रुप के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दे और वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करे. दे मे बी लेस इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड कमिंग टू अ सम ग्रुप डिसीजन, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इफ़ वन ग्रुप मेंबर इज ऑफ डोमिनेटिंग नेचर, द व्यूज ऑफ अदर्स डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट. या अगर कोई दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक ग्रुप मेंबर डोमिनेटेड नेचर का हो, तो फिर वो उसी का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा आपके डिसीजन लेने में, ना कि बाकी सबका रहेगा, ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस. अभी देखते हैं वेरियस कंडीशंस क्या क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए. The conditions prevailing for decision making may be different for different organizations. Even for the same organization, condition may not remain same for all, ठीक है. These situations may be classified broadly into 3 scenarios. देखिए, जब आप डिसीजंस ले रहे हो तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि कंडीशन सेम ही हो, हर टाइम पे अलग अलग कंडीशन हो सकती है. तो वो क्या क्या कंडीशंस है? 3 सिनेरियो में कंडीशन है. पहला है सर्टेनिटी. इफ द डिसीजन मेकर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, it is the condition of certainty and he is able to precisely forecast the outcome. However, such conditions can barely expected to exist in a real business environment. मतलब जब डिसीजन मेकर्स को पता रहता है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसी चीज़ को कहते हैं सर्टेनिटी, और वो कंडीशन पे लिया हुआ फोरकास्टिंग डिसीजन है, ग्रुप डिसीजन है, वो बेस्ट आउटकम देगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. 99% बिजनेस में रेयरली ऐसा कभी होता है कि सर्टनली पता रहता है कि क्या आउटकम फ्यूचर में होने वाला है, नहीं तो पहले से पता नहीं रहता. दूसरा है रिस्क, ठीक है. When information is available only partially or it is insufficient to estimate the outcome precisely, the decision is to be taken under condition of risk. कभी कभी क्या होता है, हमें फ्यूचर की क्या होने वाली है इन्फॉर्मेशन पूरी पता नहीं रहती, पार्शियली पता रहती है, 100% पता ही नहीं रहती, मतलब कुछ भी पता नहीं रहती. वो केस में क्या रहता है कि आउटकम पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. In real life, managerial decisions are mostly made under the risk condition. As the outcome is not certain, the probability is assigned to each estimated outcome. जो रियल लाइफ में मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं वो इसी बेस पे लेते हैं, क्योंकि उनको 100% इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहती, तो वो रिस्क कंडीशंस पे ही डिसीजन लेते हैं. When a probability estimate is assigned to expected outcome based on a past experience, it is called as objective probability, and if it is assigned on the basis of intuition, it is called as subjective probability. तो जब आप एस्टिमेट लगाते हो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको देखते हुए अगर आप एस्टिमेट लगाते हो, फोरकास्ट करते हो, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. और कुछ भी पास्ट का एक्सपीरियंस नज़र में ना रखते हुए सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन अगर कुछ प्रेडिक्शन करते हो, डिसीजन लेते हो,
डिसीजन लेते हो, ठीक है। अगर कुछ इंट्यूशन पे बेसिस पे डिसीजन लेते हो तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है। वेरियस मेथड्स कैन बी यूज्ड इन असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू वेरियस एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तीसरा कंडीशन है अनसर्टेनिटी। When decision makers feel that probabilities of various estimated outcomes cannot be assigned, it is called a situation of uncertainty. मतलब जब डिसीजन मेकर्स को ऐसा लगे कि नहीं, कुछ भी हमें डेटा पता नहीं है, कुछ भी आउटकम हम एस्टिमेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसी को कहते हैं सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इन सच सिचुएशन देयर इज नो वे ऑफ मेजरिंग द लाइकलीहुड अटैच टू इच एस्टिमेट। ऐसे सिचुएशन में कोई भी लाइकलीहुड मेजर करने का कोई भी वे नहीं है, क्योंकि पूरा अनसर्टन ही है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे ना, ठीक है। तो ये थे 3 कंडीशंस फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन से थे? अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। और रिस्क के केस में आपको ये 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए प्रिंसिपल्स क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब आप जब डिसीजन मेकिंग लोगे, ग्रुप डिसीजन मेकिंग रहेगा, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग mainly relies on the quality of data available, analytical and judgmental skills and experience of the decision makers. However, there are few principles which is, if followed by decision makers, will be helpful in enhancing the probability of decision being correct. Okay? तो डिसीजन मेकिंग हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, और जो भी डेटा, क्वालिटी ऑफ डेटा अवेलेबल है, जो भी एनालिटिक्स अवेलेबल है, जो भी जजमेंटल स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस जो कि डिसीजन मेकर से, उसके बेसिस पे ही हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो जिन पे बेस्ड अगर डिसीजन हम लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन टू बी करेक्ट बढ़ जाती है। ओके, तो वो क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बहुत, तो आपको ध्यान रखना है। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। ओके, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व गोज अ लॉन्ग वे इज अराइविंग अ बेटर डिसीजन, ठीक है। It is therefore important to be aware of exact problems. After the exact problems have been correctly defined, the work of decision makers becomes easier. मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में क्या आता है कि एग्जैक्टली इशू क्या है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एग्जैक्टली इशू क्या है, जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं ना, तब तक आप बेटर डिसीजन तक आओगे नहीं। और इसीलिए करना क्या है आपको कि जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। एग्जैक्ट प्रॉब्लम नीड टू बी आइडेंटिफाइड। वो प्रॉब्लम को डिफाइन करो और फिर सोचो कि उस पर क्या वर्क करना चाहिए ताकि वो हम अच्छे से कर सकें। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। Whenever a decision is based on evidence, it is likely to be better compared to the decision taken out on the details which are not backed by evidence. अगर आप कोई काम है मतलब जिसके लिए आपके पास एविडेंस है और वो एविडेंस के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, और एक ऐसा है कि जिसके लिए आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो उस पर डिसीजन लेना है, तो कौन सा बेटर रहेगा। इसके लिए मुझे एक बहुत फ़नी वाला एग्जांपल याद आ रहा है, मतलब उसका एक्चुअली यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है क्योंकि हम बिज़नेस का पढ़ रहे हैं, बिज़नेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस को आप कैसे याद रख सकते हो, हम बचपन में आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा CID आता था, ठीक है। तो वहाँ पे वो बोलते थे ना कि दया हमें ये केस एक आता था आपके सामने और इस पे आगे हमें बढ़ना है। तो वो क्या करते थे वहाँ पे CID में कि वो जो एविडेंस के बेसिस पे ही वो आगे आगे अपना इन्वेस्टिगेशन चलाते थे। तो अगर सपोज़ एक केस है जिसके लिए उनके पास एक चीज़ में एविडेंस है और एक चीज़ में एविडेंस नहीं है, तो विदाउट एविडेंस अगर वो अपना इन्वेस्टिगेशन करे तो वो इफेक्टिव है कि एविडेंस रहेगा उसके बेसिस पे करे वो इफेक्टिव है, जल्दी रिजल्ट किसमें मिलेगा, एविडेंस के बेसिस पे। तो वैसे ही है यहाँ पे भी बिजनेस के केस में, आपको अगर एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है वो तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। In decision making process, it is important to consider with an open mind the viewpoints of all the people involved before taking final decision. मतलब सभी लोगों का व्यू पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए ओपन माइंड से, मतलब सभी का व्यू पॉइंट, सभी का फीडबैक ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड लोगों का ही ओपिनियन लेकर डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं। ओपन माइंड से सभी का फीडबैक कंसिडर करो, सभी लोगों का एक जो भी सजेशन है उनके व्यू पॉइंट्स देखो, सभी लोगों को इन्वॉल्व करो और फिर फाइनल डिसीजन पे आओ। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना ये यूनिट 2 जो प्लानिंग का था आपका ABFM का वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो लेटेस्ट समअप है उसमें आपको वही दिया है सब जो हमने अभी तक थियोरी पढ़ा है। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हो बाद में। अभी आगे हम देखेंगे जो MCQs दिए आपको चैप्टर के नीचे।
चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म दैट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स प्लानिंग इज व्हाट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि प्लानिंग को एक्यूरेटली कैप्चर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्ट्रेटेजीज टू अचीव दिस गोल्स। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स बनाओ और फिर उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाओ कि कैसे वो गोल्स अचीव किया जा सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग इज टू व्हाट, इज टू सेट गोल्स। ऑब्वियसली प्लानिंग करते वक्त पहली प्रोसेस क्या होती है? गोल सेट करना, तभी तो वो गोल को आइज में रखते हुए, नज़र के सामने रखते हुए आप प्लानिंग कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है which aspect of planning is connected to the fact that planners typically have a high level of intelligence because they keep talking about their ability to evaluate their surroundings, forecast the future and evaluate all of these factors in relation to the variety of other options in order to choose the most suitable one। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग यूज़ होता है जहाँ पे जो प्लानर्स है वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को यूज़ करके प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते हैं, कीप टॉकिंग एबिलिटी, मतलब वो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करके, बातें करके, उनके सराउंडिंग को एवेल्युएट करके, फोरकास्ट करके फ्यूचर को, फिर वो डिसीजन लेते हैं, फिर वो प्लानिंग करते हैं। तो ये किसके चीज़ अंडर आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्ट ऑफ प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल वर्कआउट। ठीक है, प्लानिंग करना एक इंटेलेक्चुअल वर्कआउट है। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है द प्लानिंग प्रोसेस सेट्स द फाउंडेशन फॉर। तो प्लानिंग प्रोसेस किस चीज़ का फाउंडेशन बनाता है? कंट्रोलिंग। क्योंकि अभी अगर हम प्लान बनाएंगे अपने बिजनेस का तो आगे हम जैसे बिजनेस चल रहा है उसको कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं ना, कि हमने ये प्लान बनाया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तो नहीं हो रहा है तो उसको कैसे चेंज किया जा सके। तो इसीलिए फाउंडेशन किसका बनाता है? कंट्रोलिंग का। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन एग्जैक्टली ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस when exactly during the planning process does the most feasible plan become one that can be actually carried out। तो ऐसा कब होता है प्लानिंग प्रोसेस में कि बेस्ट प्लान आपका यूज़ होता है, बेस्ट प्लान आप फॉलो करते हो जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं ना, चूजिंग बिटवीन अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, यही आंसर है इसका। क्योंकि जब आपके पास हमने देखा था ना लेक्चर नंबर 3 में कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम कई तरीके के अलग अलग ऑप्शन जब देखेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे और फिर उनमें से हम बेस्ट चूज़ करेंगे, तभी तो अपना मोस्ट फिजिबल प्लान वर्क होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ABFM का मॉड्यूल 1 का यूनिट 2 जो है, जो कि था प्लानिंग, वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की जो 10th जून को आपकी CIIB की एग्जाम होने वाली है वो क्लियर हो जाए। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।